हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया जा चुका है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बजट के कुछ की पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले बजट के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। तो अगर बात करते हैं बजट शब्द की, तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसके स्थान पर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट, जो कि 1947 में आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर बात करते हैं गणतंत्र भारत के पहले बजट की, तो वो 1950 में जॉन मथाई जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी के द्वारा तैयार किया जाता है और बजट आने के एक दिन पहले वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस समय इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन जी। इनकी नियुक्ति अभी 28 जनवरी 2022 को ही हुई है। इनसे पहले के सुब्रमण्यम जी थे। तो चलते हैं बजट 2022-23 पर। तो बजट 2022-23 ये लगातार दूसरा साल होगा जब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगर इस बजट में बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है, तो वो है 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण का विषय क्या है? इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का विषय रहा है एजाइल अप्रोच, यानी यहाँ पर एजाइल का मतलब क्या है? मूव क्विकली एंड ईजिली। उसके बाद बात करते हैं रोजगार सृजन। तो रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? PLI योजना। अब बात करते हैं बजट की मुख्य बातें क्या हैं। तो इस बार का बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करेगा। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है PM गति शक्ति, दूसरी समावेशी विकास, सेकंड है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। उसके बाद है निवेश का वित्त पोषण। तो अब बात करते हैं PM गति शक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर सड़क परिवहन 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सड़क परिवहन के लिए जो लक्ष्य है 2022-23 में वह है 25,000 किलोमीटर का, और इसके लिए बजट कितना है? वह है 2,000 करोड़ रुपए। फिर बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। तो 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में PPP मोड के माध्यम से ठेके दिए जाएंगे। तो यहाँ पर PPP मोड का क्या मतलब है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर। उसके बाद बात करते हैं रेलवे। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। उसके बाद बात करते हैं 2022-23 में 2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि के तहत लाया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कितनी नई ट्रेनों का? तो 400 नई ट्रेनों का। और उसके बाद बात करते हैं कि गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कितने विकसित किए जाएंगे? तो वो हैं 100। उसके बाद बात करते हैं पर्वतमाला। तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, इसको पर्वतमाला नाम दिया गया है। ये भी PPP मोड पर चलाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत लक्ष्य कितना रखा गया है? 60 किलोमीटर और 8 रोपवे परियोजनाएं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कृषि, रुपये 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 करोड़ का सीधा भुगतान। यानी यहाँ पर गेहूं और धान के लिए अगर बात करें तो बजट कितना है? 2.37 लाख करोड़ का। पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक फोकस गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में किसानों की भूमि पर है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ फंड की सुविधा प्रदान करेगा। इसके बाद फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी।
फिर बात आती है केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय। केन बेतवा लिंक परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं कि केन बेतवा परियोजना का बजट कितना है, तो वो है 1400 करोड़ रुपए। और लाभ कितनी भूमि को मिलेगा, तो 9.08 लाख हेक्टेयर। फिर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल अप स्किल के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड शुरू किया जाएगा, यानी देश स्टैक ई पोर्टल। तो यहाँ पर देश की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। उसके बाद ड्रोन शक्ति और ड्रोन एज ए सर्विस की सुविधा के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं समावेशी विकास के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है शिक्षा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम कितने टीवी चैनलों पर जाएगा, तो ये है 200 टीवी चैनल्स पर। उसके बाद व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। फिर सभी के लिए आवास। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 8 मिलियन नए आवास सृजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पीएम आवास योजना का बजट कितना है, 48,000 करोड़, और अगर नए आवास कितने सृजित होंगे, तो वो हैं 8 मिलियन। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य की। उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें निमहांस नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर सहायता प्रदान करेगा। तो जो टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको सहायता कौन प्रदान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर। उसके बाद बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ दिया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा, तो वो है 2 लाख। फिर आती है ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यहाँ पर लाइन की जगह पर लिंक्ड होगा। योजना के तहत कुल कवर 5 लाख करोड़, यानी ECLGS जो स्कीम है, इसका बजट कितना है, 5 लाख करोड़। और इसके अंतर्गत MSME केंद्रित बैंकों और NBFC के लिए व्यापार वृद्धि को लाभ पहुंचाने के लिए मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है, यानी ये योजना एक्सटेंड कर दी गई है कहाँ तक, मार्च 2023 तक। उसके बाद बात करते हैं हर घर नल से जल। अब हर घर नल से जल, इसका बजट कितना है, 60,000 करोड़, और कितने परिवारों के लिए, 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऊपर एक्सप्लेन किया जा चुका है। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, PM डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं को निधि देने के लिए नई योजना PM डिवाइन शुरू की गई है। तो PM डिवाइन शुरू किस चीज़ के लिए गई है, जो उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1500 रुपये करोड़ की व्यवस्था की गई है, यानी PM डिवाइन का बजट कितना है, 1500 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो उत्तरी सीमा पर गांव है जिनसे कम संपर्क रहता है, उनसे संपर्क बनाने और बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए। फिर बात करते हैं उत्पादकता वृद्धि और निवेश में। इसमें बैंकिंग में बात करते हैं 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। मतलब जो 1.5 लाख डाकघर हैं वो सब 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर काम करेंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। ई पासपोर्ट, तो 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे और एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीकी के साथ इन पर काम किया जाएगा। फिर बात करते हैं शहरी नियोजन की। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी। तो बैटरी स्वैपिंग नीति किसके लिए आ रही है, तो शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। फिर बात करते हैं उत्पादकता वृद्धि और निवेश की। इसमें भूमि अभिलेख प्रबंधन,
भूमि अभिलेखों की आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, यानी कि भूमि किसके नाम है या किसकी है उसके लिए एक भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी। निर्यात संवर्धन में राज्यों को उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनाने में सक्षम बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए कानून में बदला जाएगा, यानी अभी तक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट था उसको एक नए कानून से बदला जाएगा। उत्पादकता वृद्धि और निवेश के अंतर्गत ही रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68%, 2021-22 में 58% से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी का गठन किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं अम्ब्रेला बॉडी का गठन किस लिए किया जाएगा, तो रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं रुपया कहाँ से आता है और खर्च कहाँ पर होता है। तो कारपोरेट टैक्स 15%, आयकर 15%, सीमा शुल्क 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, जीएसटी 16%, नॉन टैक्स राजस्व 5%, क्रय विक्रय पूंजी प्राप्तियां 2%, उधार और अन्य देयताएं 35%। फिर खर्च कहाँ पे है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15%, केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, ब्याज अदायगी 20%, राज्यों को वितरण कितना किया जाएगा 17%, और रक्षा पर कितना खर्च हो रहा है 8%। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो उधारी से, और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होता है, ब्याज अदायगी में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सूर्योदय के अवसर, इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम जैसे सूर्योदय के अवसरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार का योगदान मिलेगा। इसके अंतर्गत सूर्योदय क्षेत्रों के लिए मिश्रित निधि को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सावरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। ग्रीन बांड का नाम क्या दिया गया है, सावरेन ग्रीन बांड। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही। 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़। थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास पैलेट का सह फायरिंग किया जाएगा। उद्योग के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को वित्तीय सहायता जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 2030 का लक्ष्य क्या है, 280 गीगावाट, और बजट कितना है 19,500 करोड़ रुपए। इसके बाद बात करते हैं कि पायलट योजनाएं कितनी स्थापित की जाएंगी, तो वो हैं 4 पायलट योजनाएं। फिर बात करते हैं कि जो कृषि वानिकी अपनाना चाहते हैं जो किसान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है निवेश का वित्त पोषण। राज्यों को अधिक राजकोषीय स्थान प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़, मतलब कितना दिया जाएगा 1 लाख करोड़, और सामान्य उधार के अलावा 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण, मतलब जो ऋण दिया जाएगा उस 50 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद सार्वजनिक पूंजी निवेश, पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से 35.4% की वृद्धि हुई, यानी ये 2022-23 में कितना है 7.50 लाख करोड़, और ये चालू वर्ष में कितना था 5.54 लाख करोड़। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई 35.4% की। उसके बाद बात करते हैं 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहेगा 2.9%। फिर डिजिटल रुपए यानी क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपए की शुरुआत, यानी कि ये बंद नहीं किया जा रहा है। फिर वित्तीय प्रबंधन, अब बात करते हैं 2021-22 का अनुमानित बजट कितना था 34.83 लाख करोड़, संशोधित अनुमान कितना आया था 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल खर्च रुपये 39.45 लाख करोड़। 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी हैं 22.84 लाख करोड़। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना है 6.9%, और 2022-23 में कितना रहने वाला है 6.4% रहने का अनुमान है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार का बजट कितना है 39.45 लाख करोड़ रुपए का। कुल प्राप्तियां कितनी हो रही हैं उधार के अलावा 22.84 लाख करोड़ की। इसके बाद चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना था 6.9%, और 2022-23 में कितना अनुमान है 6.4% रहने का।
फिर बात करते हैं 2022-23 में राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 3.8%। और आने वाले वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान, यानी 2022-23 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 8.5%। चालू वर्ष में कितना था? 9.2%। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।